Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture and I'm here with lecture number 114 for inter part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड इन दिस यूनिट वी आर डिस्कसिंग नाउ डेज अबाउट मेटालिक सॉलिड्स। हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में देखा कि मेटालिक सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई हैं थ्रू आउट द टाइम, उनमें से हमने फ्यू थ्योरीज यानी 3 थ्योरीज़ को हमने देखा, उनको स्टडी किया कि किस तरह से साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट की है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मेटल के स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से उनके अंदर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, यानी कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, जो आयंस बने हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ होने की वजह से, एटम्स जो कैट आयन में कन्वर्ट हो गए हैं वो क्यों अपनी जगहों पे फिक्स रहते हैं और क्या फोर्सेस हैं जो कि इनको एक दूसरे के साथ बाउंड करे हुए हैं। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक क्रिस्टल्स। ये जो अब मेटालिक क्रिस्टल्स हैं, हम इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं अब वो स्टडी करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मेटालिक सॉलिड की और किस तरह से वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड लाइक आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। So let us start with the topic of properties of metallic crystals. तो very first property जो कि metals की देखने को मिलती है that is कि they are very good conductors of electricity। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जितने भी metals हैं they can pass electricity through them। अगर हम उनके किसी एक साइड से electricity को provide करते हैं then electricity will pass through that metal, it will spread through that metal and it will go out to the other end, so they can easily pass that electricity। so क्या रीज़न होती है डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड, जब मेटल आप कोई भी सॉलिड ले लें मेटल का, आप उसके एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, सो इट विल पास थ्रू दैट सॉलिड एंड इट विल गो टू द अदर साइड टू द अदर एंड। ऐसा क्यों है कि जब आप यहाँ पे एक ये मेटल है, इसके यहाँ पे एट दिस एंड ऑफ दिस मेटल यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट है और दूसरी साइड पे मेटल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। सो बिकॉज हेयर नेगेटिव चार्ज हैं और मेटल हम जानते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ द कैटायंस दैट आर अरेंज्ड स्पेसिफिकली, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टाइनी चार्जेस प्रेजेंट होंगे। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे विल कैरी दिस नेगेटिव चार्ज एंड दे विल ट्रेवल थ्रू दीज एटम्स, थ्रू दिस कैटायंस एंड दे विल गो टू द ऑपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड दैट इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से ये मेटल्स कैरी, ये इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। सो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल से निकल के थ्रू आउट द मेटल स्प्रेड हुए हुए हैं, वही पार्टिसिपेट करेंगे इन टेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर, मीन्स इन मूविंग दिस इलेक्ट्रिसिटी, दीज चार्जेस फ्रॉम द नेगेटिव पोल टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। और वो जो लगातार ये फ्लो करती जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एंड देन फर्दर मोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज से, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड से मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे, मज़ीद चार्ज को कैरी करेंगे और फिर इसी तरह से वो ट्रैवल करते जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो समटाइम्स जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये है कि जब अगर आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किसी मेटल को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो बिल्कुल नॉर्मल है, मींस स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी उसके एक एंड से ट्रैवल करती हुई दूसरे एंड तक जा रही है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ट्रैवल करती हुई ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव एंड तक जा रही है और चार्ज प्रॉपरली ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जब आप उस मेटल को हीट अप करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आप उस मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस तरह आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे उसी हिसाब से इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। मींस के टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज़ अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा।
क्या रीज़न हो सकती है, क्या वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही आप इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो पार्टिकल्स हैं मेटल के उनको एनर्जी मिलती जाएगी, और एनर्जी मिलने से ये जो पॉजिटिव आयंस हैं जो कि अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, जो कि अपनी जगह से मूव नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन को इनके दरमियान से होकर जाना है टू कैरी द चार्ज फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। सो ऐसा क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने की वजह से ये जो पॉजिटिव कैटायंस हैं दे start to oscillate because they gain energy because of higher temperature। इनके अंदर भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की सूरत में आ जाएगी, and they start vibrating, they start oscillating। and when this cation is oscillating, it is vibrating in its position। तो ये भी इसी तरह से वाइब्रेट कर रहा है, this one is also vibrating, means each cation is has now started to vibrate, to oscillate। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पहले इजीली यहाँ इनके दरमियान से इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रहे थे, अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जब कैटायंस के अंदर ऑसिलेशन बढ़ गई है, इनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई है। सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल फील डिफ़िकल्टी इन पासिंग बिटवीन दीज कैटायंस। उनको बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता कि उस रास्ते से वो उस चार्ज को, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है, उसको कैरी कर सकें और इजीली पास कर सकें। सो देयर कम्स हिंड्रेंस इन देयर पाथवे, इन देयर फ्री मूवमेंट। So because of this hindrance, because of this oscillation या फिर because of this vibrational movement of the cations, जो electricity की conduction है as the temperature increases, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ऑसिलेशन या वाइब्रेशन इन कैटायंस की इंक्रीज़ होती जाएगी, और उसी हिसाब से फिर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है उस मेटल की डिक्रीज़ हो जाएगी। या फिर आप ऑपोजिट देख लें, जिस तरह आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे वाइब्रेशनल मूवमेंट जो है इन कैटायंस की कम होती जाएगी, जिसकी वजह से अगेन इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। सो दिस इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी। पहले तो हमने कहा कि दी आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये भी देखा कि किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो ये हमने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख ली है। अब अगर हम लोग थर्मल कंडक्शन देखें, या थर्मल यानी कि टेम्परेचर। सो अगर आप सिंपल से एग्जांपल लें, आप मेटल का एक स्पून ले लें, आप उसका एक एंड फ्लेम पे रखें, थोड़ी ही देर में उसका दूसरा एंड तक पूरा का पूरा स्पून जो है हीटेड अप हो चुका होगा। सो दैट इज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि अगर एक एंड पे मेटल के हीट को प्रोवाइड किया जाए तो स्लो इट विल स्प्रेड थ्रू आउट दैट मेटल, थ्रू आउट दैट स्ट्रक्चर। So it is another property that is associated with metallic solids। बहुत सारे different solids हैं जो कि ना ही thermal conductivity करते हैं, ना ही electricity की conductivity कर सकते हैं, like plastic, like wood। ना ही वो thermal यानी कि हीट को कंडक्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह हीट को कैरी कर सकते हैं, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली बिलोंग करती हैं, ख़ास तौर पे बिलोंग करती हैं मेटल्स से। सो व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इट इज़ हीटेड एट वन एंड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे चार्ज नहीं है, अब यहाँ पे हम जस्ट हीट को देख रहे हैं कि आप इस एंड पे मेटल के हीट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्टार्ट गेनिंग एनर्जी। हीट एनर्जी की सूरत है, तो हीट जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट हीट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड, दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द एनर्जी इनटू देमसेल्फ। और जब एनर्जी इनके अंदर चली गई दे विल मूव वेरी रैपिडली, क्योंकि एनर्जी आ गई है, बिकॉज ऑफ एनर्जी दे विल मूव रैपिडली थ्रू द मेटालिक लैटिस एंड दे विल गो टूवर्ड्स द कूलर एंड, जो ठंडा एंड है मेटल का, वहाँ तक। आप जानते हैं कि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने एनर्जी को गेन कर लिया है, यहाँ पे एनर्जी हाई है, सो नो दे स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द ऑपोजिट एंड। जहाँ पे एनर्जी लो है, जहाँ पे एनर्जी का लेवल लो है हीट एनर्जी का, ये वहाँ तक एनर्जी को कंडक्ट करेंगे, यानी कि हीट को कंडक्ट करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी ही देर में जो मेटालिक लेटिस है उसका जो कूलर एंड था, थोड़ी ही देर में वो भी हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा।
ना सिर्फ इतना बल्कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग दे विल कोलाइड। ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसने एनर्जी एक्सेप्ट की है, गेन की है, सो व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू दिस स्ट्रक्चर, उसके रास्ते में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलेंगे वो गुजरते हुए जब उनसे टकराते हुए जाएगा तो अपनी एनर्जी उनको भी ट्रांसफ़र करता जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली ट्रैवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, बल्कि वो हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली, हर तरह से इलेक्ट्रिसिटी ये हीट एनर्जी को इधर से उधर कंडक्ट करते हुए जाएंगे, उसको पहुंचाते हुए जाएंगे, ट्रांसफ़र करते हुए जाएंगे। ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्शन ऑफ हीट। अब हम लोग अगर देखते हैं एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की, कि जब भी किसी भी मेटल को आप ले लें, आप उसको फ्रेशली कट करते हैं। कट करना यानी कि ऊपर वाली सरफेस को रिमूव कर देना और नीचे जो है उसको कट करें, जो नई उसकी सरफेस बाहर की तरफ आती है, एटमॉस्फेयर को फेस करती है, तो आप हमेशा देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दीज मेटल्स दे पोजेस मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब है दे विल हैव अ शाइनिंग सरफेस। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पीस ले लिया है किसी मेटल का, लाइक एन आयरन, तो अगर आप उसकी ऊपर वाली सरफेस को देखेंगे, बिकॉज ऑफ कमिंग फेस टू एटमॉस्फेयर, अगर वो पुराना मेटल है तो आप देखेंगे इट विल हैव अ डल सरफेस। बट जब आप उसको कट करेंगे हाफ में, या ऊपर वाली लेयर को आप हटा दें, कट डाउन कर दें, तो आप देखेंगे जो नीचे वाली उसकी लेयर थी वो इट विल हैव अ मेटालिक लस्टर, इट विल हैव अ शाइनी सरफेस। इसे हम मेटालिक लस्टर का नाम देते हैं। तो जब इन मेटालिक सरफेस के ऊपर लाइट आती है, लाइट फॉल करती है, लाइट इससे आकर टकराती है, सो जो इंसिडेंट लाइट है दैट कोलाइड्स विद द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड दे गेट एक्साइटेड। क्या होता है कि लाइट के आने की वजह से जब लाइट की रेज आके यहाँ पे टकराएंगी, ये फ्रेशली कट मेटल की सरफेस पे आकर टकराएंगी, तो इसके अंदर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं दे विल एक्सेप्ट दैट लाइट एनर्जी एंड दे विल गेट एक्साइटेड। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स जब दोबारा से डी एक्साइटेड होंगे, एक्साइट का मतलब होता है व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इट गेन्स दिस लाइट एनर्जी, तो एनर्जी हासिल होने की वजह से एक्साइट मीन्स हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, एक्साइटेड हो गया, इसकी एनर्जी बढ़ गई। सो टाइम गुजरने के साथ चंद ही सेकंड में जब दोबारा इसकी एनर्जी लो होती है, इसे हम डी एक्साइटमेंट कहेंगे। जब वो डी एक्साइटेड होता है तो इट विल गिव आउट सम ऑफ दिस एनर्जी दैट इट एब्जॉर्ब्ड। सो इस वजह से जो लाइट है इट अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जिसकी वजह से मेटल को शाइनी लुक आती है। सो आज आपको पता चला होगा कि किस तरह से मेटल जो हैं दे गिव शाइनी लुक। वो या क्या वजह है? वो वजह ये है कि जब मेटल्स की सरफेस के ऊपर लाइट आती है, लाइट आके टकराती है, तो लाइट की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त उस एरिया में प्रेजेंट हैं, वो उस लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट का मतलब है हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो कुछ ही सेकंड में जब दोबारा वो उनकी एनर्जी लेवल डिक्रीज़ होगा, डी एक्साइट हो जाएंगे, तो कुछ एनर्जी को जो उन्होंने लाइट से ली थी उसको दोबारा रिलीज़ कर देंगे। पहले उन्होंने एक्सेप्ट की थी तभी हायर एनर्जी लेवल पे गए थे। अब व्हेन दे आर कमिंग बैक टू देयर ओरिजिनल एनर्जी लेवल, तो जितनी एनर्जी उन्होंने एक्सेप्ट की थी उसका कुछ हिस्सा दोबारा रिलीज़ कर देंगे, और वो रिलीज़ किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी, वो लाइट एनर्जी का हिस्सा ऐसे लगेगा जो मेटल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। इट विल लुक टू अस लाइक दैट। सो इसीलिए ये जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं दे हैव अ शाइनी सरफेस, दे हैव अ मेटालिक लस्टर, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और वो डायरेक्टली सनलाइट को रिसीव करेंगे और एक्साइटेड फॉर्म में चले जाएंगे, और दोबारा जब डी एक्साइट होंगे तो कुछ एनर्जी का हिस्सा जो है वो रिलीज़ बैक कर देंगे, जिसकी वजह से मेटालिक लस्टर देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि दे आर मेलिएबल एंड दे आर डक्टाइल। हमने यहाँ पे पढ़ा है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट यानी कि थर्मल कंडक्टर्स। उसके अलावा दे हैव मेटालिक लस्टर, यानी कि जब इनके इनकी सरफेस को कट किया जाए तो अंडर वाली जो सरफेस है इट विल हैव अ शाइनी सरफेस, दैट इज़ मेटालिक लस्टर। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है दैट द मेटल्स आर मेलिएबल एंड मेटल्स आर डक्टाइल। ये प्रॉपर्टीज़ रिलेट करती हैं प्रेशर के साथ, कि जब मेटल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उनकी ऊपर वाली लेयर जो है वो स्लिप हो जाती है, एक दूसरे से पास ऑन हो जाती हैं। मींस इफ़ दिस इज़ द लेयर, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, कि अगर इस तरह से लेयर प्रेजेंट है
जिसमें पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायंस हैं, जो एटम्स से जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से लूज़ किया था, ये अरेंज हैं एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो मोबाइल फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। सो व्हेन द स्ट्रेस इज़ अप्लाइड ऑन देम, जब उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है, यहाँ से अगर आप हैमर के थ्रू स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस की वजह से ये जो ऊपर वाली लेयर है, इट विल मूव अ लिटल बिट, इट विल स्लिप अ लिटल बिट। द इलेक्ट्रॉन, दीज पॉजिटिव चार्ज कैटायंस, दे स्लिप अ लिटल बिट। सो इस तरह से ये जो मेटल्स हैं, दे कैन चेंज देयर शेप बिकॉज ऑफ दिस स्लिपिंग ऑफ सरफेस एंड विदाउट लूजिंग, विदाउट गेटिंग फ्रैक्चर्ड, ब्रेक नहीं होंगे बल्कि अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दैट इज़ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, कि हम प्रेशर अप्लाई करके इनको थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्रेशर अप्लाई करके हम इनको थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग देयर सरफेस, विदाउट पुटिंग अ क्रैक ऑन देम। सो हम जब इनको हैमर के थ्रू प्रेशर अप्लाई करेंगे, लेयर्स जो हैं वो स्लिप हो जाएंगी और उसकी वजह से ये शेप चेंज कर लेंगी, हमारी जो मतलब की शेप है वो एक्वायर कर लेंगी, वो हासिल कर लेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक लस्टर। उम्मीद है आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ की समझ आई हो। अगर यहाँ मेटल्स, मेटालिक क्रिस्टल, उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज़ की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I am here to help you out, and Allah Hafiz.